पार्ट 2 की शुरुआत में हम ईचेन को देखते हैं। वो जैसे ही अपने जीजा जी के कमरे में कदम रखता है, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। रुआन कहती है मुझसे पंगा लेने आया था, बड़ा आया अमीरजादा कहीं का। अपने इन करतूतों के बाद वो अपने भाई के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ईचेन पूछता है तुमने जीजा जी की ये हालत क्यों की। तभी रुआन की नजर अपनी मम्मी के ऊपर पड़ती है, जो फिर से एक नए लड़के के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। और पापा वो तो गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मार रहे थे। दोनों भाई बहन मिलकर अपनी मम्मी पापा की ये करतूतों को देखने के बाद कहते हैं ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। रुआन ईचेन के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे वंगरू की मेट चली आती है। उसे देखते ही रुआन की सांसें तेजी से चलने लगती है। उसने ईचेन से कहा भाई कहीं भी भाग जा पर छुप जा। ईचेन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी रुआन के ऊपर जहर का असर होने लगता है। वो पागलों की तरह हंसते हंसते जमीन पे ही गिर जाती है। तभी उसकी मेड वहाँ पे आती है और वो देखती है कि रुआन बेहोश हो गई है। वो उसे उठा के वांग के पास ले जाती है। वो कहता है अगली बार मुझसे चालाकी मत करना। इस बार तो मैंने तुम्हें मेडिसिन पिला दिया, लेकिन ऐसा काम अगर तुमने दोबारा किया तो तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। रुआन अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे मक्खन लगाने लगती है। वो कहती है मैं तो हमेशा से ही आपकी टीम में थी। उसने चावलों की कीमतों को बढ़ाने का एक ऐसा तगड़ा प्लान बताया, जिसे सुनने के बाद वॉन्ग कहता है वाह तुम तो मुझसे भी बड़ी शातिर निकली। वो कहती है लिनकेन को मेरे ऊपर शक हो गया है। तो वॉन्ग कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में हम गरीब जनता को देखते हैं जो सड़क में बैठ के हड़ताल कर रही थी। ईचेन अपना तलवार लेके उन्हें डराने के लिए पहुंचा, लेकिन जनता तो आज रॉबिन हुड बनने के मूड में थी। उनके हाथ में जो भी आता है वो ईचेन के ऊपर फेंक के मार रहे थे। तभी भीड़ में से रुआन दौड़ते हुए आती है और अपने भाई को बचाती है। तभी वो देखती है दूर से लिनकेन बैठ के तमाशा देख रहा था। रुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बालों से हेयरपिन निकालती है और सीधा जाके लिनकेन की गर्दन के सामने ले आती है। रुआन का पारा तो हाई था। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, देखो लोग यहाँ पे कैसे भूखे मर रहे हैं और तुम लोग अपनी चैन की जिंदगी जीते हो। वो अपने पति को समझाती है कुछ चांदी के सिक्कों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलो। रुआन का ये रूप देखने के बाद तो लिनकेन हैरान होकर बस उसे ही घूरे जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है तुम मेरे मामलों से दूर रहो। रुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम महलों में पलने वाले अमीर लोग बिना छत के गरीबों की जिंदगी के बारे में क्या जानते हो। लिनकेन तो चला जाता है। रुआन अपने मम्मी पापा के पास जाती है। तभी ईचेन वहाँ पे चला आता है। वो चारों मिलके एक नया मास्टर प्लान बनाते हैं। ईचेन के मॉम डैड अब ये डिसाइड करते हैं कि वो अब राशन की दुकान को नहीं लूटेंगे बल्कि बैंक की तिजोरी को लूटेंगे। रुआन अपना मोटिवेशनल वाला भाषण देती है और कहती है मैं मेरे पति के फैमिली को कंगाल बना दूंगी। जैसे ही वो लोग चोरी करने के लिए बाहर निकलता है, तभी दरवाजा खोल के एंट्री होती है जेनी की। सबको ऐसा जोर का झटका लगा कि मानो अभी दिल बाहर आ जाएगा। जेनी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नेक्स्ट सीन में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे घना सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि कोई अगर छींक दे तो मोहल्ले के कुत्ते जाग जाएंगे। तभी एंट्री होती है हमारे पास फ्लॉप चोरों की। रुआन कहती है सब तैयार है। सब कोई ईचेन की तरफ देखने लगते हैं। ईचेन अपनी सीना तान के कहता है तुम लोग चिंता मत करो, इस ताले को तो मैं अपनी उंगली से तोड़ दूंगा। भाई साहब ने तो अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन ताला तो टस से मस नहीं हुआ। सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए सब कोई मिलकर ईचेन की धुलाई कर रहे थे। लेकिन जेनी ईचेन को हौसला देती है। ईचेन के अंदर तो मानो जान आ गई। वो दरवाजे को एक लात मारता है और अंदर घुस जाता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही ये लोग ऐसे टूट पड़े जैसे कि फ्री का सेल लगा हो। रुआन और उसका भाई मिलकर अलमारी को साफ कर रहा था और मम्मी पापा के हाथ में जो भी चमकीली चीज आ रही थी वो लोग अपने झोले में भर रहे थे। जेनी को एक सुंदर सा डब्बा मिलता है। उसे लगता है जरूर इसके अंदर कोई हीरे जेवरात होंगे। जैसे ही वो डब्बा खोलती है सब कोई बेहोश हो जाते हैं। उसके अंदर बेहोश करने वाली गैस थी। जब उन लोगों को होश आता है वो लोग देखते हैं वहाँ का तो नजारा ही बदल चुका था। सामने लिनकेन का असिस्टेंट अपने हाथ में तलवार लेके खड़ा हुआ था और ये पांचों मुर्गी की तरह बंधे हुए थे। असिस्टेंट कड़क आवाज में पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब चोर फैमिली की झूठ बोलने की बारी थी। रुआन ने ऐसा झूठ बोला जिसे सुनने के बाद तो लिनकेन के असिस्टेंट का सर चकराने लगा। रुआन कहती है अरे साहब हम चोर थोड़ी ना है, हमारी तो 7 साल पुरानी बिल्ली की मूर्ति खो गई है, इसे ही ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आए थे। असिस्टेंट कहता है बिल्ली ढूंढने के लिए नकाब और बोरिया लेके आए हो क्या? हमें तुम पागल समझते हो? तुम लोग तो असल में बैंक को लूटने के लिए गए थे। तुम लोग तो रास्ता भटक के गलत जगह पे चले आए। तभी वहाँ पे मास्क पहन के लिनकेन आता है। रुआन ने तो सारा दोस्त दुकान के बोर्ड के ऊपर डाल दिया।
असिस्टेंट हंसते हुए कहता है ये हमने किया है, हमें पता था तुम लोग यहाँ पे चोरी करने के लिए जरूर आओगे। तब रुआन अपना इमोशनल भाषण देते हुए कहती है, देखो हम तो अमीरों को लूटकर गरीबों को बांटने वाले चोर हैं, हम तो समाज सेवा कर रहे थे। जब डाल नहीं गली तब रुआन जेनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इस मासूम लड़की की तरफ तुम ध्यान से देखो, ये इस देश की राजकुमारी है। अगर आज तुम हमें छोड़ दोगे तो राजकुमारी से तुम कुछ भी ले सकते हो। ये सुनते ही असिस्टेंट रुआन के मॉम की गर्दन में तलवार रख देता है। बातचीत आगे बढ़ी तो उन्हें ये पता चलता है कि ये लोग कोई मामूली चोर नहीं है, बल्कि ये तो चोरों के देवता है। रुआन कहती है, हम 4 लोग नहीं बल्कि एक ही आत्मा के एक इंसान हैं। ये मेरी माँ है जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है, और मेरे पापा जो कभी भी बगावत खड़ी कर देते हैं, और मेरा भाई जो इस टीम का दिमाग है। लिनकैन तो अपना सर पकड़ के बैठा था। वो कहता है कि इस पागल फैमिली से मेरा पाला पड़ा। वो अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहता है, इन लोगों को निपटा दो। ई चैन कहता है, हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, जब भी हम अपना आवाज उठाने की कोशिश करते हैं हमें दबा दिया जाता है। रुआन अपने मम्मी पापा से कहती है, आप डरिए मत, मैं जानती हूँ ये कौन है। वो लिनकैन से कहती है, मैं जानती हूँ तुम लिनकैन हो। लिनकैन अपना मास्क हटा के गुस्से में रुआन की तरफ देखने लगता है। लिनकैन गुस्से में रुआन के पास आके बैठता है। जेनी कहती है, भाई हमें छोड़ दो, हमें क्यों बांध के रखा है। लिनकैन तो रुआन का हाथ पकड़ते हुए रुआन को वहाँ से ले जाता है। मम्मी पापा चिल्लाने लगते हैं, तब असिस्टेंट चुप करने के लिए बोलता है। लिनकैन रुआन को घसीटते हुए बाहर ले आता है। रुआन डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेती है। उसे लगा आज वो इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल देगी। तभी लिनकैन गुस्से में उसके करीब आता है और वो उसके हाथों से रस्सियों को खोल देता है। वो मुस्कुराते हुए उसे टीस करता है। रुआन कहती है, ये विलन का बच्चा अचानक इतना शरीफ कैसे बन गया। वो कहती है, ठीक है चलो अब मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। लिनकैन कहता है, मैं जानता हूँ तुम झाऊबाऊ नहीं हो। रुआन कहती है, झाऊबाऊ किसी और से प्यार करती थी, इसलिए मैं उसकी जगह दुल्हन बन के आई तुमसे शादी करने के लिए। वो लिनकैन को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, तुम तो काफी खुश हो गए, तुमने तो शुरू से ही मेरा इस्तेमाल किया। लिनकैन कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत ज्यादा छोटा है, मैंने तो तुम्हें शुरू से ही इस लफड़े से दूर रहने के लिए कहा था। मैं तो पहले से ही जानता था तुम एक चोर हो जो मेरा दिल चुराने के लिए आई थी। रुआन को गुस्सा आया और वो लिनकैन को मारने जाती है, लेकिन लिनकैन उसका पहला हाथ पकड़ लेता है। तो रुआन अपने दूसरे हाथ से उसे मारने जाती है। लिनकैन उसे भी पकड़ लेता है। रुआन ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। लिनकैन कहता है, मैं कसम खाता हूँ अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। रुआन सोच में पड़ जाती है, ये कोई कसम है या फिर कोई नया ऑफर। रुआन लिनकैन के साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट को याद करती है। वो काफी इमोशनल हो जाती है। लिनकैन कहता है, आसमान की तरफ देखो। हम लिनकैन के असिस्टेंट को देखते हैं जो आसमान में आतिशबाजी करवा रहा था। आतिशबाजी की रोशनी में लिनकैन रुआन के करीब आता है। रुआन के मम्मी पापा भी वहाँ पे रोमांस कर रहे थे। यहाँ हमारे इचेन बाबू भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, उसने तो मौके पे चौका मार दिया। उसने सीधा जेनी को किस कर लिया। पूरी फैमिली को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, वो लोग तो बस अपने ही रोमांस में बिजी थे। नेक्स्ट सीन में इचेन अपनी दुख भरी कहानी अपने सास ससुर को सुनाता है। वो कहता है, बचपन से ही मैं बहुत टैलेंटेड था, लेकिन मेरा बाप मुझे हमेशा रोकते आया है। जब भी मैं कुछ अच्छा करता मेरी माँ मुझे शाबाशी देने की जगह मुझे थप्पड़ मारती थी। क्यों? ताकि मैं दूसरों की नजरों में ना आऊं और मेरी जान बची रहे। बेचारा लिनकैन अपने बचपन में बिना माँ बाप वाले बच्चे जैसा महसूस करता था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं लिनकैन के मॉम को धोखे से फंसाया गया। वो लोग उसे सजा देने के लिए महल से ले जाते हैं। लिनकैन उनके पीछे भागा, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसकी माँ को बांधकर तालाब में फेंक दिया गया। मरते समय भी उसकी माँ ने कहा था, बेटा हमेशा चुप रहना और अपनी काबिलियत को छुपा के रखना। ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था। लिनकैन की कहानी सुनने के बाद रुआन के मॉम डैड इमोशनल हो गए। रुआन कहती है, तुम्हें अपना हक वापस लेना पड़ेगा और अपनी मम्मी को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। लिनकैन कहता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हें इन सब झमेलों में नहीं घसीटूंगा। रुआन और उसकी फैमिली कहती है, हम तो गली मोहल्ले के गुंडे हैं, हम इंसान के नस नस को पहचान सकते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे और इस राजमहल के खेल को हिला देंगे। हम चारों काफी टेढ़े इंसान हैं। रुआन एक शर्त रखती है और वो कहती है, अगर हम तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और सही सलामत बच निकले तो तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओगे। हम पांचों मिलकर अमीरों को कंगाल बनाएंगे। सोच क्या रहे हो, जल्दी हाँ बोलो। चारों फैमिली मिलकर एक बकरे को पटा रहे थे। बकरा तो पट गया। लिनकैन मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है।
पूरे परिवार ने एक साथ हाथ मिला के ये कसम खाई कि वो पांचों मिलकर अब पूरे राजमहल की बैंड बजाएंगे। अब लिनकैन इस अतरंगी फैमिली के साथ मिलकर क्या नया धमाका करेगा? क्या रुआन अपनी सास को बेगुनाह साबित कर पाएगी? ये तो हम आगे देखेंगे। दूसरी तरफ हम रुआन की मम्मी को देखते हैं। वो लिनकैन की सासू माँ के पास आई है उसे फंसाने के लिए। मम्मी ने रानी साहिबा को अपने बातों के लपेटे में लेना शुरू किया। वो कहती है, रानी साहिबा, खाने का असली टेस्ट तो तब आएगा जब आप मेरे बताए हुआ तरीका का इस्तेमाल करेंगे, वरना स्वाद तो आधा रह जाता है। रानी साहिबा तो पहले गुस्से में लाल पीली हो गई और फिर वो रुआन के मम्मी के चेहरे के पास जाके जोर जोर से हंसने लगी। मम्मी की जान में जान आई। वो कहती है, चलो गर्दन तो बच गई। रुआन की मम्मी तो असल में लिनकैन की सौतेली माँ को झुरिया भगाने का एक एक तरीका बता रही थी। उसने अपने हाथों से बनाया हुआ शराब रानी साहिबा को सूंघने के लिए देती है। उसे सूंघते ही रानी साहिबा दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। रानी साहिबा तो मंत्रमुग्ध हो गई। उन्हें पता ही नहीं था उनके घर में वो चोर पाल रही हैं, जो उनकी जेब काटने के लिए आई है। रानी साहिबा तो आराम से शराब पी रही थी और नहा रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए रुआन की मम्मी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ हम रुआन और लिनकैन को देखते हैं। वो दोनों बाजार में घूम रहे थे। लिनकैन एक अनाज की दुकान पर जाता है और वहाँ से उसकी कीमत पूछता है। अच्छा, चावल क्या भाव है? दुकानदार बोला 490। लिनकैन दूसरी दुकान जाता है। वहाँ का भी हाल सेम था। अनाज का दाम सुनकर रुआन का पारा चढ़ गया। उसे समझ आ जाता है कि व्यापारी यहाँ पे काला बाजारी का गंदा खेल खेल रहे हैं। तभी रुआन की नजर एक पोस्टर के ऊपर पड़ती है जहाँ पे सारे गरीब लोग पूजा पाठ कर रहे थे। वो किसी मसीहा का पोस्टर था। लिनकैन तो मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये कैसा अजीब दिखने वाला पोस्टर है। लोगों को तो गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, साहब शक्ल के ऊपर मत जाओ, ये वो मसीहा है जिसने गरीबों को भुखमरी के समय में बचाया था। भले ही ये दिखने में अजीब हो, लेकिन इसका दिल सोने का है। तभी वहाँ पे लिनकैन के आदमी चले आते हैं और सभी गरीबों को फ्री में खाना खिलाते हैं। हम जेनी और इचेन को देखते हैं। वो सबकी मदद कर रहे थे। ये देखकर रुआन के चेहरे में बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे अपनी टीम के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि वो लोग सच में बदलाव ला रहे थे। रुआन ने लिनकैन को अपना मास्टर प्लान समझाया। अगर हम इसी तरह अनाज बांटते रहें तो इन ऊंची कीमतों वाले दुकानदारों के माल कोई भी नहीं खरीदेगा। जब उनका माल सड़ने लगेगा तब वो मजबूर होकर कम कीमत में बेचेंगे। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं। सभी व्यापारी आके उससे मदद मांग रहे थे। रानी साहिबा कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी हम ग्रैनरी को देखते हैं जहाँ पे किसी ने आग लगा दिया था। रुआन पागलों की तरह अनाज को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिनकैन उसे वहाँ से ले जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि इचेन आग से बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में अनाज की एक बोरी है और उसकी आंखें जल गई है। गोदाम की आग की वजह से इचेन की आंखों की रोशनी चली गई थी। जेनी उसकी देखभाल कर रही थी। इचेन तो अब बेबस होकर बैठा हुआ था और जेनी उसकी आंखों में पट्टी बांध रही थी। जेनी जो हमेशा सख्त रहती थी, लेकिन आज वो मोम की तरह पिघल गई है। इचेन उससे कहता है, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देख पाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दो। जेनी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इचेन ने जेनी का हाथ पकड़ा और वो कहने लगा, ओ मेरी छोटी बेवकूफ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? इचेन को तो अपनी आंखों से ज्यादा जेनी की फिक्र थी। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा रोज देखूंगा। जेनी कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बेशरम हो, अंधे होने के बाद भी फ्लर्टिंग करने का एक मौका नहीं छोड़ते। जेनी अपनी भावनाओं से लड़ रही थी। उसे लगता है कि वो इचेन के लायक नहीं है। उसने गुस्से और दर्द में आके इचेन की गर्दन में चाकू रख दिया। इचेन ने बड़े प्यार से उस चाकू को पकड़ लिया। जेनी तो चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। इचेन तो उसको शांत करवाने के लिए वो उसके होठों को टच करता है और फिर खींच के एक लंबा किस कर देता है। जेनी अपने हाथों से चाकू को फेंक देती है। दूसरी तरफ हम रानी साहिबा को देखते हैं। उसको अपनी बेटी की सारी करतूतों के बारे में पता चल गया था। उसकी मेट कहती है, आपकी बेटी एक अंधे लड़के से प्यार कर रही है। रानी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, इस मामले को तुम रफा दफा करो। दूसरी तरफ हम काले कपड़े पहने हुए असिस्टेंट्स को देखते हैं। वो लोग तो अनाज चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में आता है सिर्फ भूसा, क्योंकि रुआन ने तो उन्हें बेवकूफ बना दिया था। उसने पहले ही असली अनाज को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया था। शहर में अफवाह उड़ा दी गई थी कि सारा अनाज जल गया है, अब सारे लोग भूखे मरेंगे। रुआन दहाड़ते हुए कहती है, ये आग अनाज में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में लगी है जो हमसे जलते हैं। वो घोषणा करती है कि उनके पास 6 महीने का अनाज बचा है। रुआन ने अपना सारा क्रेडिट लिनकैन को दे दिया। जनता खुशी से झूम उठी। रुआन ने सबके सामने अनाज का सैंपल दिखाया। लिनकैन तो बस देखता ही रह गया।
बाद में उसने अकेले में लिनकेन को एक अनाज की बोरी खोल के दिखाया जिसमें सिर्फ भूसा भरा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बोली, देखो मेरा कमाल, दुनिया को अनाज दिखाया और दुश्मनों को भूसा। लिनकेन रुआन की इस बुद्धिमानी पर फिदा हो गया। उसने मान लिया कि रुआन के बिना ये मिशन मुमकिन नहीं था। रुआन कहती है, चलो अब ड्रामा बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं अपना मिशन कंप्लीट करूँ तो तुम हमारे साथ हमारी टीम को ज्वाइन करोगे। वो एक पेपर निकालती है और कहती है, चलो अब हमारे अलायंस पर तुम साइन करो। लिनकेन मुस्कुराते हुए रुआन के करीब आता है। उसके पास पेन नहीं था तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने अपनी उंगली रुआन के होठों पर लगाई, उसके लिपस्टिक का दाग अपनी उंगली में लिया और उस पेपर पर अपना अंगूठा लगा दिया। रुआन तो शर्म से लाल हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लिनकेन उसे अपने करीब खींच लेता है और किस करने की कोशिश करता है। तभी दरवाजा खुलता है और रुआन के पापा प्रकट हो जाते हैं। उन दोनों की यह हालत देखने के बाद पापा तो उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं। लिनकेन कहता है, अब हम लोग अकेले हैं। लेकिन इस बार कबाब में हड्डी बनते हुए चली आती है रुआन की मम्मी। वो कहती है, तुम दोनों जारी रखो, मैंने कुछ नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हम लिनकेन और रुआन को देखते हैं। महाराज ने उनके अच्छे कामों की वजह से उन्हें इनाम दिया। लिनकेन को अब राज्य के मंत्री बना दिया गया। रुआन की मॉम फुसफुसाते हुए कहती है, इस गधे ने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी किया हम लोगों ने किया। मेरी बेटी महान है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। वो इचेन से मिलने के लिए जा रही थी लेकिन तभी सैनिकों ने उसे पकड़ के कैद कर दिया। जेनी चीखती रही, दरवाजा पीटती रही लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। सैनिक कहते हैं, माफ कीजिए राजकुमारी साहिबा, लेकिन महारानी का आदेश है, आप घर से कहीं नहीं निकलेंगी। फिर हम शाही भोज का सीन देखते हैं जहाँ पे रात के समय सारी फैमिली एक साथ मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। लिनकेन के डैड पूछते हैं, आज जेनी हमारे साथ खाने के लिए क्यों नहीं आई। रानी साहिबा बात संभालते हुए कहती है, मेरी बेटी को जुकाम हो गया है इसलिए वो अपने कमरे में बंद है। वैसे भी पूरा दिन वो बस अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। लिनकेन और रुआन को शक होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। रुआन लिनकेन से कहती है, अब तुम इस डायन का असली रूप देखना। रानी साहिबा खुद को बेचारी और मजबूर माँ दिखाने का नाटक करती है। वो कहती है, मेरी ममता ही मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी अरे गहरे के साथ अपना मुंह काला करते हुए घूमे। लिनकेन के डैड रुआन की काफी तारीफ करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारा मन महल में लग रहा है। इलिंग तो रुआन की तारीफ करते हुए कहता है, सम्राट भी हमेशा रुआन के ही बारे में बात करते हैं। वांग कहता है, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हम दोनों भाभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। इलिंग तो लिनकेन की तारीफ किए जा रहा था। राजा साहब को उसकी तारीफ अच्छी नहीं लगती। रुआन ने तो अपना सारा श्रेय लिनकेन को दे दिया। उसने राजा को समझाया कि लिनकेन ने सम्राट को सुझाव दिया है कि आपदा के समय गरीबों को घर और मंदिर बनाने का काम सौंपा जाए ताकि वो भी सम्मान के साथ अनाज कमा सके। ये सुनने के बाद तो वांग का चेहरे का रंग उड़ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए रुआन राजा के हाथ पर हिसाब किताब का किताब थमा देती है। रुआन खुलासा करती है कि जो पैसा गरीबों की मदद के लिए आना चाहिए था वो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जैसे ही राजा ने वो किताब पढ़ी उनका गुस्सा तो साथ में आसमान में पहुंच गया। उन्होंने किताब जमीन पर पटक दिया और रानी की तरफ देखने लगे। रानी ड्रामा करते हुए कहती है, महाराज मैं तो खुद गरीबों को कंबल और अनाज दान करती हूँ। वो रोते हुए कहती है, महल में इतना ज्यादा खर्चा बढ़ गया है कि मुझे मेरे मायके से पैसा लाना पड़ता है। मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। रुआन को तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो चुप रहती है। राजा तो अब कंफ्यूज हो जाता है, वो अपनी बीबी के ऊपर भरोसा करे या फिर अपने बेटे की लाई हुई सबूतों के ऊपर भरोसा करे। लेकिन राजा तो अपनी रानी की ही तरफदारी किए जा रहा था। लिनकेन से ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो शराब पीने लगा और एक एक करके अपने सारे कपड़ों को खोलने लगा। उसकी ये हरकत देखने के बाद सब कोई हैरान हो जाते हैं। लेकिन कपड़ों के अंदर तो उसने एक नेम प्लेट छुपा के रखा था। ये वही बोर्ड था जिस पर उसकी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का सबूत था। इसे देखते ही राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। लिनकेन रानी की तरफ देखते हुए कहता है, बस अब बहुत हुआ। आपने जानबूझ के मेरी माँ को चरित्रहीन घोषित करके तालाब में डुबो दिया था। आपने मेरी माँ को नशा देके दूसरे के कमरे में पहुँचाया था। लिनकेन राजा से कहता है, मेरी माँ को नशीली दवाई दी गई थी ताकि उसे फंसाया जा सके। राजा ये सुन के तो सन्न रह गए थे। रानी कहती ये झूठ बोल रहा है। लेकिन लिनकेन के पास तो अब दलीलें थी। वो पूछता है, मेरी माँ की यादों को महलों से क्यों मिटा दिया गया। राजा को पहली बार अपनी की हुई गलती का एहसास होने लगा। राजा कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत है। लिनकेन खामोश रहता है लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वो राजा को मनाने की कोशिश करती है लेकिन राजा कुछ नहीं बोलते। रानी अब समझ जाती है कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। राजमहल के अंदर सन्नाटा था।
लिनकेन और रुआन एक साथ खड़े थे। उनकी निगाहें मुख्य दरवाजे की ओर टिकी थी। वो अपने असिस्टेंट का वेट कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और लिनकेन का असिस्टेंट अधमरी हालत में आया। उसे देखकर लिनकेन की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ के उसके पास आया और उसे अपने बाहों में ले लिया। वो उससे पूछने लगा, तुम्हारी ये हालत किसने की? लेकिन असिस्टेंट कुछ बोल नहीं पाया और वो वहीं पे मर गया। लिनकेन को बहुत झटका लगता है क्योंकि उसके पास अपनी माँ को बेगुनाह साबित करने का और कोई रास्ता नहीं था। सारे सबूत मिटने के बाद रुआन वोंग के पास जाती है। वोंग तो अपनी जीत की जश्न मना रहा था। वोंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुमने मेरे माँ के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया कि उसने तुम्हारे पति की माँ को मार डाला। वो धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, 25 साल पहले राजा जब लड़ाई लड़ने के लिए देश से बाहर गए थे तब उसकी माँ ने ही पूरे राज्य को संभाला था। मेरी माँ ने तुम्हारे पति को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया। रुआन उसकी बातों को सुनने के बाद उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी माँ ने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोली। ये सुनने के बाद वोंग गुस्से के मारे मुस्कुरा उठा। वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगा, क्या तुमने राजा का भरोसा जीत लिया है? क्या तुम जानती हो मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में सब पता है? रुआन ने देखा कि उसके हाथों के ऊपर जहर का नीला असर दिखने लगा था। वोंग ने हंसते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम असली रुआन नहीं हो। उसने रुआन को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। वो कहने लगा, तुम्हारा पति बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वोंग ने एक बहुत ही गंदा खुलासा किया। वो कहता है, सोचो मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में किसने बताया? उसी ने जिसके लिए तुम लड़ रही हो। लिनकेन ने अपनी माँ के बारे में जानने के लिए उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। रुआन को तो अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो आगे कहता है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो कहता है, लिनकेन को सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी माँ की बेगुनाही से मतलब है। रुआन तो उसकी बात नहीं मान रही थी। तभी वोंग के नौकर अपने साथ एक बहुत बड़ा बक्सा ले आते हैं। वोंग ने जैसे ही बक्सा खोला, रुआन की चीख निकल गई। उस बक्से के अंदर रुआन के मम्मी पापा अधमरी हालत में बंधे हुए थे। तभी वोंग रुआन के पापा को मार डालता है। रुआन दौड़ते हुए अपने पापा के पास आती है लेकिन वोंग उसे लात मार देता है। रुआन की मम्मी जोर जोर से रो रही थी और अपने पति को जगाने की कोशिश कर रही थी। रुआन के पापा मरने से पहले रुआन की मम्मी की फेस को टच करता है और कहता है, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। ये बोल के वो वहीं पे मर जाते हैं। रुआन गुस्से में आके वोंग को मारने के लिए जा रही थी। तभी वोंग अपनी तलवार को रुआन की माँ के गर्दन के सामने ले आता है। वो हंसते हुए कहता है, एक तो क्या कि अब तुम दूसरे को भी खोना चाहती हो, कोई चालाकी मत करना। रुआन फैसला करती है कि वो अपनी अधूरी शादी को आज पूरा करेगी। वो लिनकेन को शराब पीने के लिए देती है लेकिन लिनकेन नोटिस कर लेता है उसकी उदासी भरी आंखों को। बातों बातों में रुआन लिनकेन से पूछ लेती है, मेरी मम्मी पापा और मेरे राज के बारे में वोंग को कैसे पता चला? वो कहते हैं, क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? रुआन ने सीधा पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने गद्दारी की? लिनकेन उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं किया। मैं पूरा दिन बस यही सोचते रहा कि हम दोनों के बीच में वो भेड़िया कौन है जिसने ये जानकारी लीक की। उसने रुआन को यकीन दिलाया कि वो उसका सबसे बड़ा सहारा है। उसने खुलासा किया कि वो शुरू से ही जानता था कि रुआन झाओबाओ नहीं है। रुआन रोने लगी। लिनकेन उसे सहारा देता है। उसने आगे कहा, जब वो असली झाओबाओ से मिला था तब वो बिल्कुल अलग थी। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तब मुझे लगा कि मेरे दुश्मनों ने मुझे फंसाने के लिए तुम्हें भेजा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि तुम उनकी टीम में नहीं हो, तुम्हारे इरादे नेक है। लिनकेन रुआन के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तुम हमेशा गरीब और आम जनता के बारे में सोचती हो। तुम्हारी इसी अच्छाई ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। आज तुम पूरा दिन जब मेरे साथ नहीं थी तब मेरा दिल कहीं पर भी नहीं लगा। रुआन काफी इमोशनल होकर लिनकेन का हाथ अपने कंधे से झटक देती है और वो दूर चली जाती है। लिनकेन उसके पास जाता है और उसके पीछे से उसे पकड़ लेता है। वो धीरे से रुआन के कान में कहता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रुआन कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन लिनकेन की प्यार भरी बातों ने रुआन का दिल को पिघला दिया। लिनकेन रुआन से पूछता है, अगर इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए और सिर्फ हम दोनों बचे तब तुम क्या करना चाहोगी? रुआन तो खामोश हो गई और लिनकेन मुस्कुराते हुए रुआन को अपनी ओर खींचता है और वो उसे किस कर देता है। माहौल पूरी तरह से रोमांटिक हो गया था। रुआन का सारा दर्द पीछे छूट गया। वो दोनों एक दूसरे में समा गए और वो दोनों मिलकर अपनी उस अधूरी शादी की रस्मों को दिल से पूरा किया। कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है और हम जेनी को देखते हैं। वो उदास होकर अपने बेंच के ऊपर सर रख के रो रही थी। तभी खिड़की के बाहर से इचेन उसे पुकारता है। इचेन खिड़की के बाहर खड़ा था और जेनी खिड़की के अंदर। दोनों के बीच में बस लकड़ी की सलाखें थी।
लेकिन उनके हाथ एक दूसरे को तलाश रहे थे। जेनी रोते हुए कहती है, ईचैन मुझे यहाँ से ले चलो, चलो हम दोनों मिलकर कहीं दूर भाग जाते हैं। ईचैन ने उसे समझाया कि अभी सही टाइम नहीं है, उसे अपनी बहन और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। उसने वादा किया कि वो वापस आएगा और वो उसे आज़ाद करवाएगा। जेनी ने ईचैन से कहा कि वो उसे जाते हुए नहीं देखना चाहती। ईचैन मोमबत्ती को अपने चेहरे के पास ले आता है ताकि जेनी उसे अच्छी तरह से देख पाए। जेनी उस अंधेरे कमरे में मोमबत्ती के सहारे में नाचने लगी। उसकी घुंघरूओं की आवाज ईचैन के कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। ईचैन कान लगाकर जेनी की डांस को महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं। वो सपने में अपने डैड को देखती है। वो डर के मारे जाग जाती है। लिनकैन पूछता है क्या हुआ, लेकिन रुआन बिस्तर से उठ जाती है। वो कहती है मैं अपनी माँ को अब नहीं खो सकती। रुआंग वांग की कही हुई बातों को याद कर रही थी। वांग ने कहा था तुम जल्दी अपने हस्बैंड को मार डालो। रुआन कांपते हाथों से शराब की प्यालों में जहर मिलाती है। लिनकैन मुस्कुराते हुए वो प्याला ले लेता है। वो दोनों क्रॉस हैंड करके वो शराब पीने ही वाले थे, लेकिन तभी रुआन उसके हाथ से वो शराब फेंक देती है। वो रोते हुए कहती है मुझसे अब ये सब नहीं होगा। लिनकैन उसे हक कर लेता है और देखता है खिड़की के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। लिनकैन वो शराब पी लेता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वांग की नौकरानी ये सब देख लेती है और वो चली जाती है। सुबह होते ही वांग वहाँ पे चला आता है अपने सैनिकों के साथ। डॉक्टर लिनकैन को चेक करके कहता है कि ये मर चुका है। वांग सैनिकों से कहने लगा इस औरत ने अपने ही पति को मार डाला, जल्दी से इसे राजा के पास सौंप दो। वांग लिनकैन को मरा हुआ देखने के बाद अपनी जीत की जश्न मना रहा था। वो कहता है तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूंगा। रुआन कहती है आपने जो कहा मैंने वही किया। मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, मैं चाहती हूँ आप उसे पूरा करें। मैं आपके मुंह से सारा सच्चाई सुनना चाहती हूँ। वांग अपनी चाल में इतना अंधा हो गया था कि वो खुद ही अपने सारे राज उगलने लगा। वो रुआन को चिढ़ाते हुए कहता है उसे 25 साल पुराना राज पता है। उसने बताया कैसे उसकी माँ ने लिनकैन की माँ को फंसाने के लिए साजिश रची थी और उसने लिनकैन के एकमात्र गवाह को मार डाला। वांग हंसते हुए कहता है अब लिनकैन मर चुका है, अब कोई भी पुरानी बातों को लेकर बात नहीं करेगा। तभी रुआन मुस्कुराते हुए लिनकैन के पास जाती है और उसके गर्दन से एक सुई को हटाती है और लिनकैन जाग जाता है। और रुआन कहती है मैंने तो इसके ऊपर एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया था। तभी पीछे से राजा साहब चले आते हैं और उसने अपनी बेटी की सारी करतूतों को देख लिया था। महल में सुनवाई हुई और लिनकैन के माँ के ऊपर लगा हुआ 25 साल का पुराना कलंक हट गया। उन्हें पूरे सम्मान के साथ राजमाता का दर्जा दिया गया। रुआन की माँ भी अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही थी। राजा ने दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रुआन की माँ को भी इंसाफ मिला। वो अपने पति को आखिरी बार के लिए देखती है। रुआन उसे संभालती है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं। उन्हें कोड़ों से मारा जा रहा था। रुआन ये सब दूर से देख रही थी। उसे अपनी माँ की बेइज्जती और अपने पिता का मौत का बदला मिल गया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था। लिनकैन आता है और रुआन का हाथ थाम लेता है। रुआन गुस्से और दर्द में टेबल पे अपना हाथ मारती है तो लिनकैन आके उसे समझाता है। रुआन लिनकैन के कंधे पे सर रख के रोने लगती है। दूसरी तरफ हम इलिंग को देखते हैं। वो लिनकैन के दरवाजे के पास बैठ के खुद को सजा दे रहा था। लिनकैन उसके पास आता है और उसके हाथ में छाता दे के चला जाता है। वो कहता है खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। वो ईचैन को किसी बोरी की तरह घसीटते हुए दीवार फांदने की कोशिश कर रही थी। तभी जेनी का बैलेंस बिगड़ता है और ईचैन नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे सम्राट चले आते हैं और उन दोनों की यह हरकत देख लेते हैं। जेनी तो सम्राट को मस्का मारते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं। वो तो काफी प्रॉब्लम में थी। वांग ने रुआन की फैमिली की सारी असलियत राजा के सामने खोल दी। वांग कहने लगा ये चोरों की देवी है। इन चारों फैमिली ने मिलकर पूरे शहर को लूटा है। राजा साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो रुआन से कहते हैं क्या ये सच बोल रहा है। रुआन हाँ बोलती है। राजा साहब उसे जेल में बंद करने का सजा सुनाने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे सम्राट की एंट्री होती है जेनी के साथ। सम्राट के सामने पूरे रॉयल फैमिली झुक के सलाम करते हैं। तभी राजा की नजर अपनी बेटी के ऊपर पड़ती है जो ईचैन का हाथ पकड़ कर सम्राट के बगल में खड़ी हुई थी। राजा को तो अपनी बेटी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। सम्राट तो मुस्कुराते हुए कहते हैं बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुम्हें अब इन्हें जाने देना चाहिए। सम्राट लिनकैन की भी काफी तारीफ करते हैं। तभी सम्राट का सिपाही एक शाही पैगाम पढ़ने लगा। दरबार में अब सन्नाटा हो गया था क्योंकि सम्राट अब मशहूर चोर फैमिली के भाग्य का फैसला सुनाने वाले थे। सम्राट कहते हैं भले ही ये लोग चोर हैं, लेकिन इन्होंने गरीबों की मदद की है और अनाज की काला बाजारी को रोका है। सम्राट ने रुआन को एक लेटर दिखाया
जिस पर हजारों लोगों के अंगूठे और सिग्नेचर का निशान था। सम्राट ने कहा, देखो रुआन, पूरी यंगजू की जनता तुम्हारे लिए प्रे कर रही है। तुमने उनका दिल जीता है। जो जनता का दिल जीतता है वही असली शासन करता है। सम्राट ने न केवल रुआन को माफ किया बल्कि उसे सम्मानित भी किया। सम्राट फिर जेनी और ईचैन को बुलाते हैं। ईचैन की ये हालत देखने के बाद सम्राट को उनके ऊपर दया आ जाती है। वो कहते हैं, इनका प्यार भी बड़ा अनोखा है। मैं खुद अपने पैसों से इन दोनों का शादी करवाऊंगा। ये सुनने के बाद जेनी के पापा कहते हैं, मैं एक अंधे के साथ मेरी बेटी का रिश्ता नहीं करवाऊंगा। सम्राट रुआन की मॉम से पूछता है कि आपको भी कोई प्रॉब्लम है। रुआन की माँ कहती है, मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब बारी आई रुआन और लिनकैन की। वो दोनों भी सम्राट से अपने रिश्ते की सहमति मांग रहे थे। सम्राट ने उन्हें सबके सामने पति पत्नी घोषित कर दिया। वो कहते हैं, इनका प्यार भी बड़ा अनोखा है। उसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रुआन लिनकैन की सौतेली माँ से मिलने जाती है। रानी तो उसे ताना मारती है। तब रुआन अपने बालों को हटाकर अपने गर्दन पे एक बर्थ मार्क दिखाती है। रानी उसे देखते ही कांपने लगती है। वो कहती है, तुम मेरी बेटी हो। रुआन खुलासा करती है कि रानी ने सत्ता के लालच में अपने ही सगी बेटी को कचरे के ढेर में फेंक दिया था और उसकी जगह वॉन्ग को बदल दिया था। रानी रोने लगी और रुआन से माफी मांगने लगी। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। लेकिन रुआन का दिल तो अब पत्थर का बन चुका था। उसने कहा, तुमने मुझे एक आवारा कुत्ते की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। आज मैं यहाँ पे माँ का प्यार मांगने नहीं बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। रानी रोते हुए कहती है, मैं मजबूर थी, मुझे बेटा चाहिए था, नहीं तो महाराज मुझे महल से निकाल देते। रुआन कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानी तो गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगती है, लेकिन रुआन उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और रानी सदमे में आ गई। वो खून की उल्टियाँ करने लगी और तड़प तड़प कर वहीं पे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रानी की नौकरानी उन्हें चेक करने के लिए आती है, तब वो देखती है कि रानी साहिबा बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम लिनकैन को देखते हैं। वो बड़े दिनों बाद अपने काम से लौटा था। वो दोनों एक साथ चाय पीते हुए काफी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी शांति को चीरते हुए वॉन्ग की एंट्री होती है। वो चिल्लाता है कि रुआन ने उसकी माँ को मारा है और वो आज उसका बदला लेगा। रुआन कहती, रुक जाओ, तुम जिसके लिए मुझे मारना चाहते हो वो तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हें गोद लिया गया था, मैं उसकी असली बेटी हूँ। रानी ने तुम्हें बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। वॉन्ग ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। वॉन्ग तो पागल हो जाता है और वो तलवार लेकर रुआन को मारने जा रहा था, लेकिन बीच में इलिंग चला आता है और रुआन को बचा लेता है। मरते समय उसने वॉन्ग से कहा कि तुम नफरत छोड़ दो। ये बोलकर ही इलिन वॉन्ग के बाहों में दम तोड़ देता है। रुआन कहती है, तुमने सुधरने में बहुत देर कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब ना ही तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है और ना ही तुम्हारा भाई। इलिन की मौत के साथ ही वॉन्ग का सारा नफरत आंसुओं में बह गया। कहानी अब कुछ साल आगे बढ़ती है। सब कुछ शांत हो गया है और लिनकैन एक राजा बन चुका है और रुआन उसकी रानी बन गई है। वो दोनों एक साथ बाथटब में बैठ के बातें कर रहे थे। रुआन कहती है, मैं काफी डर गई थी, अगर सम्राट हमें माफ नहीं करते तो क्या होता। लिनकैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रुआन कहती है, तुम अब जितना चाहे उतना शादी कर सकते हो। लिनकैन कहता है, भले ही ये दुनिया मुझे राजा माने, लेकिन मेरे दिल में तुम ही एक लौती रानी हो। दूसरी तरफ हम हमारे दूसरे प्यारे कपिल को देखते हैं। आज उनकी शादी है। ईचैन अब बिल्कुल ठीक हो गया है और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ईचैन उसे प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। रुआन कहती है, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे जीजा जी और मैं यहीं पे हैं। लिनकैन कहता है, आज हम दोनों भी तो हनीमून पर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हम रुआन की मम्मी को देखते हैं। वो अपने दोनों बच्चों का घर बसते हुए देखने के बाद काफी खुश हो जाती है। वो कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन उनके दिल के कोने में एक उदासी है। वो रुआन के डैड को काफी याद कर रही थी। वो अपनी यादों में खो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर आपके पास अपनों का साथ और दिल में सच्चाई हो तो जीत आपकी ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ।